अगर आप रशिया की मैप देखें तो एक चीज बहुत परमानेंट नजर आती है, वो है उसका बड़ा साइज। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो 11 टाइम जोन और 2 कंटिनेंट तक फैला हुआ है। नॉर्थ में बर्फ से ढके आर्टिक से लेके कजाकिस्तान के रेगिस्तान तक, वेस्ट में बाल्टिक सी से लेके ईस्ट में पैसिफिक ओशन तक। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के नक्शे पर छाया हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस की 80% आबादी सिर्फ 20% एरिया में रहती है और बाकी तकरीबन पूरा मुल्क खाली है। ऐसा क्यों है? इतने ताकतवर मुल्क के पास इतने खाली जमीन क्यों है? रूस के कुछ हिस्से रहने के लिए आसान और बाकी इतना मुश्किल क्यों है? ये समझने के लिए हमें रूस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि रूस के ये अजीब सी पॉपुलेशन पैटर्न्स के पीछे बहुत सी अनकही कहानियां हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। अब रशिया को 2 हिस्से में डिवाइड करें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया में, तो आपको एक बड़ी अजीब चीज नजर आएगी। यूरोपियन रशिया सिर्फ 23 एरिया में फैला हुआ है, जबकि यहाँ पे रशिया की 80% आबादी रहती है। जबकि एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया भी कहती है, जो 75% एरिया में फैला हुआ है और ये मोस्टली खाली है। रूस का कैपिटल मॉस्को भी यूरोपियन रशिया में ही है। सेंट पीटरबर्ग भी, जो रशिया का कल्चरल हब है। रशिया का ज्यादातर रेलवे नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न साइड में ही है। आखिर रशियन ईस्टर्न साइड पे क्यों नहीं आबाद हुई है, ये समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। शुरू में रूस इतना बड़ा नहीं था जैसे आज है। उस वक्त इस एरिया में स्लाविक कम्युनिटीज थी, जिसे आज वेस्टर्न रशिया और यूक्रेन कहते हैं। ये कम्युनिटी दरियाओं के पास थे, जहाँ जमीन भी फर्टाइल था और मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन यूरल माउंटेन की रेंज की दूसरी तरफ हालत बहुत डिफरेंट थे। जब रशियन एम्पायर ने एक्सपेंड करना शुरू किया, उसने लोगों को ईस्टर्न रशिया में आबाद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साइबेरिया अपने शदीद ठंडे मौसम की वजह से मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। यूरोप में जैसे नदी के इर्द गिर्द आसानी से शहर बन जाता है, बट साइबेरिया में ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे सख्त ठंड थी और उगता भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के दौर पे चीजें बदलना शुरू हो गई। जब सोवियत यूनियन 20th सेंचुरी के शुरू में पावर में आए, तब उनके लीडर्स डेवलपमेंट और आबादी को ईस्टर्न साइड में फैलाने के लिए प्लान बनाया, स्पेशली साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया में। लेकिन इस दफा लोगों की मर्जी पूछने की बजाय गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती वहाँ पे भेजने लगा। जोसेफ स्टालिन की हुकूमत में 1920 से लेके 1950 तक जबरदस्ती लाखों लोगों को वहाँ पे भेजा गया। इनमें कुछ तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जिनके ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का आरोप था, और कुछ तो सिंपल शहरी थे जो वहाँ पे मजदूरी के लिए भेजा गया था, और कुछ लोगों को तो गुलेग्स बना के भेजा गया, जो इंतहाई ठंडे इलाके में मौजूद प्रिजन स्कैम थे। इस स्कैम में जिंदगी बहुत सख्त थी। लोगों से जबरदस्ती सख्त सर्दी में माइंस, जंगलों और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाया जाता था, और थोड़ा सा खाना और रहने की जगह दी जाती। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न साइड पे नई शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर बनानी शुरू की, और ये सेंटर ओल्ड फील्ड्स, गोल्ड माइंस और मिलिट्री बेसिस के करीब थे। इसका मकसद यही था कि साइबेरिया के रिसोर्सेज को सोवियत इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जा सके, और वहाँ पर सोवियत यूनियन की कंट्रोल भी मजबूत हो जाए। इस दौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो 1916 में कंप्लीट हुआ, और ये ट्रैक वेस्ट में मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक जैसी पोर्ट सिटी तक बिछाया गया, जो पैसिफिक ओशन की बिल्कुल साथ है। और ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मकसद था कि रूस के ईस्टर्न इलाका को वेस्टर्न एरिया के साथ जोड़ा जा सके, और ये उस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी थी, और इससे साइबेरियन इलाका को कुछ हद तक खुलने में मौका भी मिली। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर रूसी वहाँ पर आबाद नहीं होना चाहती। नए शहरों और रेलवे के बावजूद सिर्फ चंद लोग ही उन इलाकों में रहने के लिए तैयार हुए, और इसका सबसे बड़ा और नेचुरल वजह ये थी कि रशिया का वेस्टर्न हिस्सा रहने के लिए बहुत अच्छा है। यूरोपियन रशिया हमेशा से रहने के लिए सुइटेबल रहा है। यहाँ का मौसम प्लेजेंट है, जमीन फर्टाइल और फ्लैट है, जिसके वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। रशिया के इस यूरोपियन पार्ट में स्पेशली ब्लैक अर्थ बेल्ट रीजन की जमीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल पार्ट कार्स्क, बोरोनेज और बेलग्रुद जैसी इलाकों में फैली हुई है, और ये गंदम, जौ और सनफ्लावर जैसी फसलों के लिए बेहतरीन मानी जाती है, और इसीलिए रशिया की 70% अनाज इसी ब्लैक अर्थ रीजन में प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह यहाँ का सबसे बड़े दरिया जैसे वोल्गा, जो कि यूरोप का सबसे लंबी दरिया है, और नाइपर, ये दोनों ही हिस्टोरिकली ट्रेड के लिए यूज होते रहे हैं। वोल्गा 11 से ज्यादा रूसी शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कजान, निजनीय नवग्रोड, वोल्गग्रेड जैसे शामिल है, और ये फाइनली जाके कैस्पियन सी में गिरता है, और इस तरह ये एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है। ये एरिया यूरोप से करीब भी है, जिसके वजह से इसे
इसीलिए वहाँ की ट्रेड, कल्चर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस भी मिल जाती है। रशिया के दो सबसे इम्पोर्टेंट शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों शहर वेस्टर्न साइड पर ही है। इन दोनों में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। इन शहरों में अच्छी सड़कें, हेल्थ केयर सिस्टम और जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। रूस के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसेस यहीं पे है, जिसके वजह से रूस के सारे प्रोफेशंस और स्टूडेंट्स यहीं पे आते हैं। इवन सोवियत यूनियन के दौर में भी वेस्टर्न साइड को प्रेफर किया जाता था। रशियन एलिट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर और इंटेलेक्चुअल शामिल थे, वो इधर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहते थे। सोवियत यूनियन की सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं शहरों को जाती थी और ये पैटर्न आज भी है। जैसे कि मॉस्को की एवरेज सैलरी रशिया की नेशनल एवरेज सैलरी से डबल है। इसीलिए रूस में आज आपको एक क्लियर डिवाइड दिखेगा। वेस्टर्न एरिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर है, जबकि साइबेरिया और फार ईस्ट का हिस्सा उच्च और पीछे है। और इसकी वजह यह है कि ईस्टर्न साइड पे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। साइबेरिया अपने सख्त तरीन मौसम की वजह से जाना जाता है। जैसे आप याकुत्स्क को देखें, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दरिया जमे रहते हैं और गर्मियाँ बहुत छोटी होती है। उनमें भी मच्छर जिंदगी अजाब बना देती है। यहाँ शहर बहुत कम है और उनके बीच दूरियां बहुत ज्यादा है। यहाँ जंगल है, पहाड़ है और जमी हुई जमीन। सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ना की बराबर है और ना ही यहाँ कोई खास एग्रीकल्चर है। लेकिन इस खालीपन के बावजूद साइबेरिया नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है और इस क्षेत्र में रशिया की सबसे ज्यादा ऑयल और गैस का रिजर्व है, जिसके वजह से दुनिया का सबसे रिसोर्स रिच एरिया में से एक माना जाता है। ऑफिशियल एस्टिमेट के मुताबिक रशिया की 80% नेचुरल गैस और 70% ऑयल इन्हीं साइबेरिया में से आता है। बल्कि यूरोप को मिलने वाला गैस का एक बड़ा हिस्सा साइबेरिया में से ही आता है। इसी तरह साइबेरिया में और एक नेचुरल भंडार भी है और वो है लेक बेइकोल। और ये कोई आम लेक नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे गहरी झील है, जिसके गहराई लगभग 1600 मीटर तक है। और इससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया की 20% फ्रेश वाटर की सप्लाई यहीं पे है। और इसी तरह रशिया की 40% कोल्ड रिजर्व इसी साइबेरिया में ही है। और इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड और डायमंड की बहुत बड़ी माइनिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल इरकुत्स्क में मौजूद सुखोई लोग गोल्ड डिपोजिट वन ऑफ द बिगेस्ट अनटैप्ड गोल्ड रिजर्व ऑन अर्थ, जहाँ पर 550 टन सोना मौजूद है। ये इलाका यूरेनियम की जखायर में भी अमीर है और यही रूस को दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क बना देती है। और यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि इन रिसोर्सेस को जमीन से निकलना बहुत महंगा पड़ता है। अब जैसे आर्टिका एरिया होती है, यहाँ पे सख्त सर्दी होती है और बर्फ इतनी होती है कि जमीन तक पहुँचने मुश्किल होती है। और फिर यहाँ पे रोड्स भी नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुँचाने भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ से ऑयल निकलना मिडिल ईस्ट और अमेरिका जैसी देश से ऑयल निकलना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। इतनी टफ कंडीशन की वजह से जो भी लोग साइबेरिया में रहते हैं, मोस्टली वो लोग होती है जिनकी ऑयल, गैस और माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब होती है। इधर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ शहर बहुत दूर दूर है, बीच में जंगल भी है, बर्फ है और मौसम भी शदीद ठंडा है। इसीलिए जब जॉब खत्म होता है तो लोग इस इलाका को छोड़ देते हैं। और इसीलिए आपको साइबेरिया में बहुत सी गोस्ट टाउन भी नजर आएंगे। रशियन गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिए बहुत कोशिश की है। उन्होंने लोगों को मुफ्त जमीन, कम टैक्सेस, इवन की पैसों की लालच देने की भी कोशिश की है ताकि वो स्टार्टअप साइड पे जाए, लेकिन ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। और वजह सिंपल है, यहाँ सख्त सर्दी है और शहर बहुत दूर है। बेसिक्स नेसेसिटीज जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, इवन इंटरनेट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। लाइफ इज जस्ट टू डिफिकल्ट हियर। इस अजीब सी पॉपुलेशन पैटर्न्स की और एक वजह ये भी है कि रशिया की कम समंदर तक लिमिटेड एक्सेस है और ये चीज इसके इकोनॉमी, ट्रेड और मिलिट्री के लिए हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। रशिया की ज्यादातर कोस्ट लाइन या तो सारा साल जमी रहती है या तो ग्लोबल शिपिंग क्राउड से बहुत दूर है। रशिया के नॉर्थ में आर्टिक ओशन है, लेकिन ये समंदर तो साल में 9 महीने जमा रहता है, जिसके वजह से यह ट्रेड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कुछ आर्टिक सी लैंड्स खुली है, मगर फिर भी यहाँ से शिप्स के जरिए गुजारना खतरनाक और महंगा काम है। रशिया का ईस्टर्न हिस्सा पैसिफिक ओशन को टच तो करता है, मगर और वहाँ व्लादिवोस्तोक जैसा इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी भी है, लेकिन असल प्रॉब्लम डिस्टेंस है। व्लादिवोस्तोक मॉस्को से लगभग 9000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और साइबेरिया की बिल्कुल दूसरी तरफ है। अब व्लादिवोस्तोक है तो वार्म वाटर पोर्ट, लेकिन अक्सर यहाँ पर भी सर्दियों में पानी जम जाता है और फिर सिर्फ आइस ब्रेकर शिप के जरिए ही गुजारा जा सकता है। इसीलिए ये पोर्ट इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन रशिया इसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करता। रशिया के पास सबसे जबरदस्त समंदरी एक्सेस
एक्सेस ब्लैक सी में सेवास्टोपोल की थ्रू है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, मेडिटेरेनियन सी तक पहुँचने के लिए रशियन शिप को बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्टेट से गुजरना पड़ता है और ये दोनों स्टेट्स टर्की कंट्रोल करता है, जो एक नेटो कंट्री है। नेटो के साथ वॉर की सूरत में टर्की एजोक्स पॉइंट ब्लॉक कर सकता है, जिससे उसकी अटलांटिक ओशन और ग्लोबल ट्रेड रूट्स की एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसी गर्म पानी की वजह से रशिया की ज्यादातर आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री इन्हीं एरियाज में है। लेकिन रूस का यही खालीपन उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। मजाहिर ईस्टर्न रशिया एक कमजोरी लगता है क्योंकि यहाँ इतनी थोड़ी आबादी है, लेकिन यही खाली जमीन रूस को एक जबरदस्त मिलिट्री एडवांटेज भी देती है। ये इतनी बड़ी खाली जमीन रूस के लिए एक बफर जोन बन जाती है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन ईस्टर्न साइड से अटैक करने की कोशिश करे, उसे कई सौ किलोमीटर में फैला हुआ जंगलों, दरिया और पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके कहीं रशिया की किसी बड़े शहर के करीब पहुंच पाएगा। इस तरह रूस को वक्त मिलता है वो किसी भी अटैक की जवाब अच्छे से प्लान कर सके। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा हो भी चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर वेस्टर्न साइड से अटैक किया। जर्मन फौज जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सोवियत आर्मी जानबूझकर पीछे हटते गए और इतने अंदर चले गए कि जर्मन आर्मी के सप्लाई लाइन टूट गए। ऊपर से यह इतनी सर्दी थी कि जर्मन फौज थकने लगे। ऐसे में सोवियत आर्मी ने इकट्ठा होकर हर तरफ से अटैक किया और जर्मनी को पीछे धकेल दिया। यही स्ट्रेटजी आज भी यूज हो सकती है, क्योंकि रशिया की जियोग्राफी बाहर से आने वाले किसी भी आर्मी के लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह कोल्ड वॉर में भी सोवियत यूनियन की ज्यादातर मिलिट्री बेसिस और रडार स्टेशन इधर साइबेरिया में ही थे। ये अड्डे जानबूझकर इधर बनाए गए थे ताकि इनका लोकेशन ट्रेस करना भी मुश्किल हो। और सिर्फ यही नहीं, इसी साइबेरिया में बॉम्बर जेट्स और न्यूक्लियर वेपन भी छुपाए गए ताकि कोई भी यहाँ तक पहुँच न सके। लोगों के ईस्टर्न एशिया खाली नजर आता है, लेकिन यही खालीपन रूस को सांस लेने की जगह देती है, दिफा के लिए वक्त देता है और अपने सबसे ताकतवर हथियार छुपाने के लिए गुंजाइश भी देता है। तो 80% रशियन सिर्फ 20% एरिया में क्यों रहता है? इसमें कुछ वेदर मेड द वेस्ट मोर लिवेबल एंड द ईस्ट मोर चैलेंजिंग। ये खाली जगह रशिया के सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि हिडन स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये सिर्फ ना रशिया को हिफाजत करती है बल्कि उन्हें वो रिसोर्सेज भी देती है जिनकी वजह से वो एक ओल्ड सुपर पावर बन जाता है। आज टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट बेहतर हो चुकी है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के बीच फ्लाइट सिर्फ 8 घंटा लेती है। इंटरनेट कनेक्शन पूरे मुल्क में फैले हुई है, बट स्टिल द बेसिक्स ऑफ डेली लाइफ डोंट चेंज। यूरोपीय रूस में शहर करीब करीब है, ट्रेनें तेज है, दुकानें भरे हुए हैं और स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब कुछ बेहतर है। ईस्टर्न रशिया में नोवोसिबिर्स्क और येकातेरिनबर्ग जैसे बड़े शहरों में सहूलियत तो है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हालात खराब होते जाते रहते हैं। बहुत से यंगस्टर पढ़ाई और नौकरी के लिए ईस्टर्न साइड से आते हैं, फिर दोबारा कभी वापस नहीं जाते हैं। और ईस्टर्न साइड पे बात रेट भी कम है और बूढ़े ज्यादा है, जिसकी वजह से जहाँ वेस्टर्न साइड की आबादी बढ़ती जा रही है वही ईस्टर्न साइड मजीद खाली होती जा रही है। डिस्पाइट द फैक्ट ये एरिया रिसोर्सेज से माला माल है। आखिर में रशिया है तो एक जायंट, लेकिन ये एक ऐसा जायंट है जो एक टांग पे खड़ा हुआ है। इसकी सारी पावर और तरक्की वेस्टर्न साइड पर है, जबकि ईस्टर्न साइड का फ्यूचर अनसर्टेन है। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।